स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम मल्टीकल्चरलिज्म के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स, थिन मल्टीकल्चरलिज्म और थिक मल्टीकल्चरलिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। कल्चर या कल्चरल ग्रुप हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, वैल्यूएबल क्यों होते हैं, हमारे लिए कल्चर का इंपॉर्टेंस क्या होता है? इन क्वेश्चंस को आंसर करना जरूरी है क्योंकि मल्टी के राइट्स और लिबर्टीज की करते हैं। मल्टीकल्चरलिज्म में हम ये आर्ग्यू करते हैं कि जिस तरह एक इंडिविजुअल के पास राइट्स और लिबर्टीज होती हैं, उसी तरह एक कल्चरल ग्रुप के पास भी राइट्स और लिबर्टीज होनी चाहिए। हम इन कल्चरल ग्रुप्स के इंपॉर्टेंस को, वैल्यू को और वर्थ को प्रूव ना करते तब तक हम ये राइट्स और लिबर्टीज को डिमांड नहीं कर सकते, और अगर हम ये डिमांड डिफेंड नहीं करते। ओके, मल्टीकल्चरलिज्म का पहला फोकस इस बात को प्रूव करना है कि कल्चर और कल्चरल ग्रुप्स वैल्यूएबल होती हैं। कल्चरल ग्रुप्स हमारे रेस्पेक्ट, हमारे इंपॉर्टेंस को डिजर्व करती हैं। ओके, और ये शो करने के लिए कि किस तरह कल्चर और कल्चरल ग्रुप वैल्यूएबल होती हैं, मल्टीकल्चरलिज्म के तहत दो तरह के आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट लिबरल आर्ग्यूमेंट। लिबरल आर्ग्यूमेंट में कल्चर के इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू के ऊपर फोकस किया जाता है। ओके, नॉन लिबरल आर्ग्यूमेंट में जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है नॉन लिबरल आर्ग्यूमेंट के तहत कल्चर के इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर फोकस किया जाता है। कल्चर का इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, ये हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, लिबरल आर्ग्यूमेंट को जब हम आगे बढ़ाते हैं, एडवांस करते हैं, तो हम पाते हैं थिन मल्टीकल्चरलिज्म, जिसे लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म भी कहा जाता है। उसी तरह नॉन लिबरल आर्ग्यूमेंट को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो हमें मिलेगा थिक मल्टीकल्चरलिज्म, जिसे कभी कभी पोस्ट कॉलोनियल मल्टीकल्चरलिज्म भी कहते हैं। ओके, तो आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। शुरुआत करते हैं लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म के साथ। ओके, लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म के अकॉर्डिंग हमें एक कल्चर को रेस्पेक्ट करना चाहिए, वैल्यू देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा करके, दैट मीन्स एक कल्चर को रेस्पेक्ट करके, वैल्यू देके, हम इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को, दैट मीन्स इंडिविजुअल की फ्रीडम को, सेल्फ रेस्पेक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। यहां आपको एक बात समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है। यहां पर इंडिविजुअल के ऑटोनॉमी, इंडिविजुअल के सेल्फ रेस्पेक्ट को कल्चर के साथ जोड़ा जा रहा है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर आप कल्चर को रेस्पेक्ट करते हो, अगर आप कल्चर को इंपॉर्टेंस देते हो, तो आप उस कल्चर के जो मेंबर्स हैं उनके इंडिविजुअल ऑटोनॉमी और सेल्फ रिस्पेक्ट को भी कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हो। दैट मीन्स अगर एक कल्चर को इंपॉर्टेंस और रेस्पेक्ट मिलता है तो इसका फायदा, इसका इफेक्ट डायरेक्टली उस कल्चर के मेंबर्स के सेल्फ, उस कल्चर के इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, सेल्फ रेस्पेक्ट के ऊपर पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है। ओके, इतना आसानी से आपको ये आर्ग्यूमेंट समझ में नहीं आएगा। हम आगे देखते हैं, इस आर्ग्यूमेंट को हम डेवलप करेंगे अभी आगे। ओके, अभी आपको बस इतना समझना है कि कल्चर को हमें क्यों इंपॉर्टेंस देना चाहिए, वैल्यू देना चाहिए, क्योंकि कल्चर को इंपॉर्टेंस देकर, कल्चर को वैल्यू देकर हम इंडिविजुअल के ऑटोनॉमी, फ्रीडम और सेल्फ रेस्पेक्ट को प्रमोट करते हैं। लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म का ये मानना है। ओके, इस आर्ग्यूमेंट को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू का मतलब क्या है। लिबरल मल्टीकल्चरलिस्ट कहते हैं कि कल्चर वैल्यूएबल क्यों है और कल्चर का वैल्यू कैसा है, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है। तो कल्चर के इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू से हम क्या समझते हैं, ये हमें सबसे पहले जानना है। ओके, तो लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म के अकॉर्डिंग हम एक कल्चर को वैल्यू करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, उस कल्चर के लिए नहीं, दैट मीन्स इसलिए नहीं क्योंकि उस कल्चर में कुछ खास बात है जो हमसे डिमांड करता है कि हम उसे रेस्पेक्ट करें। वी वैल्यू अ कल्चर नॉट फॉर इटसेल्फ, ये आपको समझना है। हम एक कल्चर को वैल्यू करते हैं इसलिए क्योंकि उस कल्चर के मदद से, उस कल्चर के हेल्प से हम अपने लाइफ में सेट किए गए कुछ गोल्स, कुछ एम्स को अचीव कर सकते हैं। कल्चर हमें मदद करता है उन गोल्स और उन एम्स को अचीव करने के लिए, इसलिए हम उस कल्चर को वैल्यू करते हैं। ओके, सो वी वैल्यू अ कल्चर नॉट फॉर इटसेल्फ, व्हाई? बिकॉज इट हेल्प अस टू डू समथिंग, इट इनेबल अस टू डू समथिंग। ये इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है। कल्चर का वैल्यू कैसा है?
इंस्ट्रूमेंटल, कल्चर को हम एक टूल की तरह यूज करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ओके, अपने एम्स को अचीव करने के लिए। तो कल्चर हमारे लाइफ में एक इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करता है और हमें ये समझना है कि एक इंस्ट्रूमेंटल रोल कल्चर हमारे लाइफ में कैसे प्ले करता है, ओके, ये हमें समझना है। तो देखिए, लिबरल मल्टीकल्चरलिस्ट कहते हैं कि एक इंडिविजुअल का सेल्फ रेस्पेक्ट उसके ग्रुप के रेस्पेक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है। दैट मीन्स एक कल्चरल ग्रुप है, अगर उस कल्चरल ग्रुप को समाज में रेस्पेक्ट मिल रहा है तो उस कल्चरल ग्रुप के मेंबर्स का सेल्फ रेस्पेक्ट हाई होगा, सेल्फ रेस्पेक्ट के लेवल, सेल्फ रेस्पेक्ट का लेवल हाई होगा। अगर उस कल्चरल ग्रुप को समाज में रेस्पेक्ट नहीं मिलता है तो उस कल्चरल ग्रुप के मेंबर का सेल्फ रेस्पेक्ट का लेवल लो होगा, ओके। तो एक इंडिविजुअल का सेल्फ रेस्पेक्ट उसके कल्चरल ग्रुप के सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ जुड़ा होता है। सेल्फ रेस्पेक्ट के बिना एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति कभी भी ऑटोनोमस फ्री लाइफ नहीं जी सकता। सेल्फ रेस्पेक्ट एक इंडिविजुअल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहां पे क्या कहा गया कि इंडिविजुअल का सेल्फ रेस्पेक्ट उसके ग्रुप के रेस्पेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके ग्रुप, जिस कल्चरल ग्रुप से वो बिलोंग करता है, उस कल्चरल ग्रुप को समाज में रेस्पेक्ट मिल रहा है या नहीं। दूसरा बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एक ऑटोनोमस लाइफ जीने के लिए। मतलब अगर आपके पास सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है तो आप कभी भी अपने लाइफ में सेट किए गए गोल्स को अचीव करने के लिए उत्साह, इंथुसियाज्म, जोश के साथ काम नहीं कर पाएंगे आपके। और एक इंडिविजुअल के सेल्फ रेस्पेक्ट को इंश्योर करने में एक इंडिविजुअल का कल्चर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। तो इन आर्ग्यूमेंट्स को हम समझते हैं, ओके, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे सेल्फ रेस्पेक्ट एक इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट है, एक इंडिविजुअल के लिबर्टी और फ्रीडम और ऑटोनॉमी के लिए सेल्फ रेस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है और किस तरह सेल्फ रेस्पेक्ट कल्चर से जुड़ा हुआ है, ये समझते हैं, ओके। मान लीजिए मैं एक ऐसे कल्चरल ग्रुप से बिलोंग करता हूं जिसका स्टेटस समाज में बहुत लो है। मेरे कल्चरल ग्रुप को इंफीरियर समझा जाता है, मेरे कल्चरल ग्रुप को सोसाइटी में रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन नहीं मिला है। लेकिन इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है कि इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने आप को फ्री मानता हूं, ओके। मुझे लगता है कि मैं किसी भी गोल को सेट कर सकता हूं और उससे मैं अचीव कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं फ्री हूं, मैं एक लिबरल सोसाइटी का हिस्सा हूं। मैं जानता हूं कि मेरे कल्चरल ग्रुप को समाज में इंफीरियर समझा जाता है, मेरे कल्चरल ग्रुप को का जो स्टेटस है वो बहुत लो है, फिर भी मुझे लगता है कि मैं अपने लिए जो भी गोल सेट करूं मैं उसे अचीव कर सकता हूं, ओके। तो मैंने अपने लिए एक हाई गोल सेट कर लिया। लेकिन जब मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करता हूं, समाज में लोगों के बीच जाता हूं, तो मुझे ह्यूमिलेट किया जाता है, मुझे रेडिक्यूल किया जाता है, मेरा मजाक बनाया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक ऐसे ग्रुप से बिलोंग करता हूं जिसका स्टेटस समाज में लो है, इंफीरियर है, ओके। एक दो बार अगर मेरे साथ ऐसी घटना घटे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मैनेज कर सकता हूँ, मैं बियर कर सकता हूँ, मैं सह सकता हूँ। लेकिन अगर ऐसी घटनाएं मेरे साथ बार बार हो, हर जगह हो, तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, एक ऐसा सिचुएशन बनेगा जहां मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट, जहां मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट में गिरावट आएगा, मेरे मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट में गिरावट आएगा। और मैंने अपने लिए जो गोल सेट किया है, उन गोल को अचीव करने के लिए मैं कभी भी पूरे जोश, पूरे एंथुसियाज्म के साथ काम नहीं कर पाऊंगा। दैट मीन्स मैं अपनी फ्रीडम को, अपने ऑटोनॉमी, अपने लिबर्टी को कभी भी एंजॉय, रियलाइज नहीं कर पाऊंगा। तो यहां आप देख सकते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट का डायरेक्ट कनेक्शन है आपके फ्रीडम, आपके ऑटोनॉमी, आपके लिबर्टी से, और आपके सेल्फ रिस्पेक्ट का डायरेक्ट कनेक्शन है आपके कल्चर से कि आपका जो कल्चरल ग्रुप है उसे समाज में रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन मिला है या नहीं, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है। यहाँ पर ये कंक्लूजन निकल कर आता है कि अगर आप जिस कल्चर से बिलोंग करते हो, अगर उस कल्चर को समाज में रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन नहीं मिला है, तो आपका जो कल्चर है आपके लिए वो आपको नेगेटिवली अफेक्ट करेगा, आपके फ्रीडम को रिड्यूस करेगा, ओके, आपके लिबर्टी को रिड्यूस करेगा। तो कल्चर आपके फ्रीडम को इंक्रीज भी कर सकता है, प्रमोट भी कर सकता है, और उसे रिड्यूस भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म का। लेकिन कल्चर एक इंडिविजुअल को सिर्फ नेगेटिवली ही अफेक्ट नहीं करता, पॉजिटिवली भी अफेक्ट करता है,
ओके, कल्चर के इंस्ट्रूमेंटल रोल का एक और एस्पेक्ट है, एक दूसरा पहलू भी है जिसे हमें देखना है। और इस दूसरे एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग हम अपने लाइफ के मोस्ट ऑफ द डिसीजन हम अपने लाइफ के एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं, एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में रह कर लेते हैं। हमारा कल्चर हमें गाइड करता है कि हम कौन से डिसीजंस ले, हमें कौन से डिसीजंस लेने हैं, कौन से गोल्स हमें अपने लाइफ में सेट करने हैं। एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां हर कोई डॉक्टर है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक बढ़ जाएगी कि आप भी अपने लिए एक डॉक्टर का ही प्रोफेशन चुनेंगे। ओके, तो आपका माहौल, आपका सराउंडिंग, आपका कल्चर आपके डिसीजन को, आपके लाइफ के गोल्स को, आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को बहुत हद तक अफेक्ट करता है। ओके, तो लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म के अकॉर्डिंग कल्चरल ग्रुप्स इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडिविजुअल के ऑटोनॉमी, इंडिविजुअल के फ्रीडम को सिक्योर करते हैं, प्रमोट करते हैं। ओके, तो इसलिए कल्चरल ग्रुप्स इंपॉर्टेंट होती हैं। और अगर हमारे समाज में ऐसे कल्चरल ग्रुप्स हैं जो कि थ्रेटेंड हैं, जो डाइंग हैं, जो धीरे धीरे जो खत्म होते जा रहे हैं, जो थ्रेटेंड है, दैट मीन्स जो ऑप्रेस्ड हैं, जिन्हें समाज में प्रॉपर रिकॉग्निशन, रेस्पेक्ट नहीं मिला है, अगर ऐसे कल्चरल ग्रुप्स हमारे समाज में हैं जो कि मेनली माइनॉरिटी कल्चरल ग्रुप्स होंगे या ऑप्रेस्ड कल्चरल ग्रुप्स होंगे, तो यदि ऐसे कोई थ्रेटेंड और डाइंग कंडीशन में कल्चरल ग्रुप्स हैं, तो हमें जरूरत है इन कल्चरल ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करने की, प्रिजर्व करने की। और अगर हम चाहते हैं कि ये कल्चरल ग्रुप्स अपने आप को, अगर हम चाहते हैं कि ये कल्चरल ग्रुप्स अपने आप को खुद प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करके रख सके, तो हमें इन कल्चरल ग्रुप्स को कुछ राइट्स देने होंगे, कुछ फ्रीडम देने होंगे। और ये राइट्स और ये फ्रीडम इन कल्चरल ग्रुप्स को स्टेट के द्वारा दिए जाएंगे, गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे। ओके, एग्जाम्पल, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 से 28 तक देख लें, वहां पे कई कल्चरल राइट्स दिए गए हैं लोगों को, जिसकी मदद से लोग अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। ओके, तो ये जितने भी राइट्स हैं, ये गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट के द्वारा एक कल्चरल ग्रुप को दिए जाएंगे। ओके, तो यहां पर आपको एक बात और समझना है कि ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म के, इन आर्ग्यूमेंट्स को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। बहुत सारी क्रिटिसिज्म्स हैं, हम यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म्स को देखेंगे। लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म के इन आर्ग्यूमेंट्स के दो इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म को हम देखेंगे। जो पहला क्रिटिसिज्म है वो ये कहता है कि ठीक है, कल्चरल ग्रुप एक इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट है, एक इंडिविजुअल के सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, ऑटोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, लिबर्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ क्रिटिक्स का ये कहना है कि अगर एक कल्चर बुरे कंडीशन में है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो लिबरल मल्टीकल्चरलिस्ट के अकॉर्डिंग हमें उस कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। लेकिन ये क्रिटिक्स कहते हैं कि अगर एक कल्चर बुरे कंडीशन में है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो क्यों ना इस कल्चर को प्रिजर्व करने, प्रोटेक्ट करने के बजाय क्यों ना हम इस कल्चर के मेंबर्स को दूसरे कल्चर में ट्रांसफर कर दें, एक दूसरे कल्चरल ग्रुप में ट्रांसफर कर दें। तो मान लीजिए दो कल्चरल ग्रुप है, कल्चरल ग्रुप ए, कल्चरल ग्रुप बी। तो कल्चरल ग्रुप जो ए है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। तो लिबरल मल्टीकल्चरलिस्ट के अकॉर्डिंग हमें कल्चरल ग्रुप ए को राइट्स देने चाहिए, प्रोटेक्शन देना चाहिए, ओके, लिबर्टी देना चाहिए, ताकि वो अपने आप को बचा के रख सके, अपने आप को प्रिजर्व कर सके। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं ऐसा करने की क्या जरूरत है, कल्चरल ग्रुप ए के मेंबर को हम कल्चरल ग्रुप बी में क्यों नहीं ट्रांसफर कर दें? ओके, क्यों नहीं ट्रांसफर कर दें? क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पे हमें एक बात को समझना है कि अगर इंपॉर्टेंट यहां पर है कि एक कल्चर इंडिविजुअल के लिए क्या करता है। एक कल्चर एक इंडिविजुअल के लिए उसके सेल्फ रेस्पेक्ट, उसके ऑटोनॉमी, उसके फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है, इंश्योर करता है। कल्चर ए भी ये काम करता है, कल्चर बी भी ये काम करता है। तो क्यों ना हम कल्चर ए के मेंबर्स को वहां से निकाल के कल्चर बी में ट्रांसफर कर दें। ओके, ये जो दूसरा कल्चर ग्रुप है, दैट मींस कल्चरल ग्रुप है, वो कल्चरल ग्रुप ए के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। ओके, उस मेंबर के लिए उन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा जो ओरिजिनली कल्चरल ग्रुप ए के द्वारा परफॉर्म किया जाता था। तो अगर
कल्चर का काम सिर्फ इंडिविजुअल के सेल्फ रिस्पेक्ट और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना है, तो ये काम कोई भी कल्चर कर सकता है। तो हमें किसी डाइंग कल्चर को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने की क्या जरूरत है? ये आर्ग्यूमेंट है और ये क्रिटिसिज्म है लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म का। तो लिबरल मल्टीकल्चरलिस्ट इस क्रिटिसिज्म के रिस्पॉन्स में कहते हैं कि अपने कल्चर ग्रुप को छोड़कर दूसरे कल्चर ग्रुप में जाने का जो डिसीजन है ये बहुत पेनफुल डिसीजन है। ये इतना आसान डिसीजन नहीं है, जितना आसान ये लगता है उतना आसान ये है नहीं कि हम अपने कल्चर ग्रुप को छोड़ के दूसरे कल्चर ग्रुप का मेंबर बन जाए। और अगर कोई ये डिसीजन लेता भी है तो इस बात की क्या गारंटी है कि हम जिस कल्चर ग्रुप में जा रहे हैं उस कल्चर ग्रुप के मेंबर्स हमें इक्वली ट्रीट करेंगे या हमें उतना ही रेस्पेक्ट, उतना ही रिकॉग्निशन देंगे जितना हमें अपने अपने ग्रुप में मिलता था। ओके, तो ये इस तरह से लिबरल मल्टीकल्चरलिस्ट जो है इस क्रिटिसिज्म को काउंटर करते हैं। एक और क्रिटिसिज्म है जो ये कहता है कि कुछ कल्चरल ग्रुप्स ऐसी होती हैं जो कि इंडिविजुअल के लिबर्टी को प्रमोट करने के बजाय सप्रेस करती है। ओके, इंडिविजुअल के लिबर्टी को सप्रेस करती है, इंडिविजुअल के राइट्स को वायोलेट करती है। दैट मीन्स कि अगर आप कल्चर ग्रुप को राइट्स देने की बात करते हो, तो अगर आप एक ऐसे कल्चर ग्रुप को राइट्स देते हो, अधिकार देते हो जो कि खुद अपने मेंबर्स के राइट्स और लिबर्टीज को वायोलेट करता हो, सप्रेस करता हो, तो ये तो लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म के बेसिक आर्ग्यूमेंट्स के अगेंस्ट चला जाएगा। ओके, लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म के बेसिक गोल के अगेंस्ट चला जाएगा। लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म का बेसिक गोल ही था इंडिविजुअल राइट्स और लिबर्टीज और ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करना। ओके, तो इस क्रिटिसिज्म को काउंटर करने के लिए हमें विल किमलिका के आर्ग्यूमेंट्स का सहारा लेना होगा। विल किमलिका के अकॉर्डिंग एक कल्चर को दो चीजों की जरूरत होती है, इंटरनल रिस्ट्रिक्शन और एक्सटर्नल प्रोटेक्शन। एक कल्चर को अपने सर्वाइवल के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, इंटरनल रिस्ट्रिक्शन, एक्सटर्नल प्रोटेक्शन। इंटरनल रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि एक कल्चर को जरूरत होती है कि वो अपने मेंबर्स के एक्टिविटीज को, बिहेवियर्स को कंट्रोल कर सके, रेगुलेट कर सके। दैट मीन्स एक कल्चरल ग्रुप के पास ये अधिकार होना चाहिए, ये राइट होना चाहिए कि वो अपने मेंबर्स को रेगुलेट और कंट्रोल कर सके। क्योंकि अगर ये अधिकार नहीं होगा तो एक कल्चरल ग्रुप कभी भी यूनाइटेड नहीं रह पाएगा। ओके, एक्सटर्नल प्रोटेक्शन का मतलब है कि एक कल्चरल ग्रुप के लिए ये जरूरत है, एक कल्चरल ग्रुप की ये जरूरत है कि उसे मेजॉरिटी कल्चर से प्रोटेक्ट किया जाए। जो समाज में जो मेजॉरिटी कल्चर है वो हमेशा चाहेंगे कि जो माइनॉरिटी है उसे वो अफेक्ट करे किसी ना किसी तरीके से। तो एक्सटर्नल प्रोटेक्शन का मतलब है कि एक कल्चर को जो मेजॉरिटी कल्चर है उसे प्रोटेक्ट किया जाए। ओके, विल किमलिका कहते हैं, विल किमलिका के अकॉर्डिंग हमें एक कल्चरल ग्रुप को सिर्फ एक्सटर्नल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या है, इस बात को इंश्योर करना कि मेजॉरिटी कल्चर कभी भी माइनॉरिटी कल्चर को किसी तरह से अफेक्ट ना करे। ओके, विल किमलिका कहते हैं कि इंटरनल रिस्ट्रिक्शन के नाम पे अगर कोई कल्चरल ग्रुप अपने मेंबर्स के राइट्स और लिबर्टीज, इंडिविजुअल राइट और इंडिविजुअल लिबर्टी को वायोलेट करता है तो ऐसा करने का अधिकार किसी कल्चरल ग्रुप को नहीं देना चाहिए। ओके, ये विल किमलिका का आर्ग्यूमेंट है। ओके, तो हमें एक कल्चरल ग्रुप को सिर्फ एक्सटर्नल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। इंटरनल रिस्ट्रिक्शन, कल्चरल ग्रुप अपने मेंबर्स को कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं तभी तक जब तक वो अपने मेंबर्स के राइट्स और लिबर्टीज को वायोलेट ना करे। लेकिन जैसे ही कोई कल्चरल ग्रुप अपने मेंबर्स के राइट्स और लिबर्टीज को वायोलेट करता है तो ये अधिकार हमें किसी कल्चरल ग्रुप को नहीं देना चाहिए। मल्टीकल्चरलिज्म ये नहीं कहता कि कल्चरल ग्रुप को कि आपको ये राइट है, आपको ये अधिकार है कि आप अपने मेंबर्स के फ्रीडम, लिबर्टी को सप्रेस कर सके, वायोलेट कर सके, नहीं। तो यहाँ पर आप समझिए, लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म उन्हीं कल्चरल ग्रुप्स को सपोर्ट करने की बात करते हैं, उन्हीं कल्चरल ग्रुप को वो राइट, लिबर्टी, रिकॉग्निशन, रेस्पेक्ट देने की बात करते हैं जो कल्चरल ग्रुप लिबरल हो, जो कल्चरल ग्रुप सबसे पहले अपने मेंबर्स के राइट्स और लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करते हो, प्रमोट करते हो, वायोलेट नहीं करते हो। इसलिए लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म को थिन मल्टीकल्चरलिज्म कहा गया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ उन्हीं कल्चरल ग्रुप्स को प्रोटेक्शन देने की बात होती है जो कि खुद लिबरल हो। ओके, तो ये आर्ग्यूमेंट है थिन मल्टीकल्चरलिज्म का। अब हम आगे बढ़ते हैं थिक मल्टीकल्चरलिज्म की ओर, नॉन लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म की ओर। तो नॉन लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म, जहां पर हमने देखा कि
नॉन लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म में कल्चर के इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर फोकस किया जाता है। यहाँ ये कहा जाता है कि हम एक कल्चर को वैल्यू करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि कल्चर खुद में वैल्यूबल होते हैं। कल्चर आर गुड इन देमसेल्फ। ओके, हम कल्चर को वैल्यू इसलिए नहीं करते कि अपने कल्चर को यूज करके हम किसी और गोल या किसी और एम को अचीव कर पाएंगे। नहीं, एक कल्चर को हम वैल्यू करते हैं क्योंकि कल्चर खुद में वैल्यूबल होते हैं। इट इज वैल्यूबल इन इटसेल्फ। कल्चर जो होते हैं वो ह्यूमन क्रिएशन है। लोग मिलकर अपने कल्चर को बनाते हैं। ओके, एक दिन में कल्चर नहीं बनता, सैकड़ों साल लग जाते हैं एक कल्चर के ट्रेडिशंस को और एक कल्चर से जुड़े वेरियस एलिमेंट्स को तैयार करने में। तो कल्चर को लोग मिलकर बनाते हैं, ये ह्यूमन क्रिएशन है। और क्योंकि कल्चर को लोग मिलकर बनाते हैं, इसलिए लोगों का एक अटैचमेंट होता है अपने कल्चर के साथ। ओके, एक कल्चर जो है इंडिविजुअल, उस कल्चरल ग्रुप के मेंबर्स के आइडेंटिटी का एक सोर्स होता है। लोग अपने आप को अपने कल्चरल ग्रुप से कनेक्ट करते हैं। ओके, अपने आइडेंटिटी का एक हिस्सा बनाते हैं अपने कल्चरल ग्रुप को। कल्चर एक ह्यूमन क्रिएशन है, लोग मिलकर अपने कल्चर को बनाते हैं। लोगों का कल्चर उनका ही एक एक्सटेंशन होता है, उनके इंडिविजुअल सेल्फ का ही एक एक्सटेंशन होता है, एक विस्तृत रूप होता है। एक इंडिविजुअल के लिए उसका कल्चर उसके आइडेंटिटी का सोर्स होता है, उसके पहचान का एक माध्यम होता है, एक जरिया होता है। ओके, तो कल्चरल का वैल्यू इंट्रिंसिक है। इसका मतलब क्या है? कल्चर का वैल्यू हमारे लिए इंट्रिंसिक है। इसका मतलब क्या है? हम कल्चर को वैल्यू करते हैं कल्चर के लिए। वी वैल्यू अ कल्चर फॉर द कल्चर इटसेल्फ। ओके, हम कल्चर को इसलिए वैल्यू नहीं करते कि कल्चर को यूज करके हम किसी गोल, किसी एम को अचीव कर पाएंगे। नहीं, इसलिए नहीं। वी वैल्यू अ कल्चर फॉर इटसेल्फ। यहां हम एक एग्जांपल लेते हैं इसे समझने के लिए। लैंग्वेज कल्चर का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, एक इंपॉर्टेंट भाग है किसी भी कल्चर का। ओके, तो अगर मैं अपने लैंग्वेज की बात करूं तो मेरे लिए मेरी मातृभाषा, मेरा मदर टंग, चाहे वो हिंदी हो या तमिल हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अपने लैंग्वेज को यूज करके अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता हूं। इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं इसे यूज करके अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता हूं। ओके, ये लैंग्वेज का इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू होगा। ओके, मैं किसी और लैंग्वेज को यूज करके भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूं। मैं इंग्लिश को यूज करके भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूं। ओके, तो मेरा लैंग्वेज मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं इसे यूज करता हूं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। अपने मातृभाषा, अपने अपने मदर टंग के इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू के ऊपर मैं फोकस नहीं करता। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू का मतलब यही है कि आप लैंग्वेज को यूज करते हो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, नहीं। मेरे लिए मेरी मातृभाषा मेरे पहचान का एक हिस्सा है। अपनी मातृभाषा, अपने मदर टंग में बात करके मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो सुकून मिलता है, ये कहीं और नहीं मिल सकता। यहां मैं अपने लैंग्वेज के इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर फोकस कर रहा हूं। ओके, तो इस एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि लोगों की आइडेंटिटी उनके कल्चर से जुड़ी होती है। लोगों की आइडेंटिटी उनके कल्चर के द्वारा निर्धारित होती है, डिसाइडेड होती है। लोग अपने आप को अपने कल्चर से जोड़ कर देखते हैं। ओके, तो इंडिविजुअल, एक व्यक्ति जिस तरह अपने आइडेंटिटी को मेंटेन करना चाहेगा, जिस तरह एक अपने आइडेंटिटी को वो मेंटेन करना चाहेगा, प्रिजर्व करके रखना चाहेगा, तो वो ये भी चाहेगा कि जिस कल्चर से वो बिलोंग करता हो उस कल्चर को भी मेंटेन करके रखा जाए, प्रिजर्व करके रखा जाए। ओके, और कल्चर को मेंटेन करके रखने के लिए, प्रिजर्व करके रखने के लिए हमें उन कल्चर्स को राइट्स और लिबर्टीज देनी होगी। तो इंडिविजुअल अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ अपने कल्चर को जोड़ता है। इंडिविजुअल चाहता है अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को मेंटेन करके रखना। इंडिविजुअल अपने सेल्फ रेस्पेक्ट में जिस तरह कभी आंच आने नहीं दे सकता, उसी तरह वो अपने कल्चरल ग्रुप को भी कभी किसी तरह से अफेक्टेड होने नहीं दे सकता। वो चाहेगा कि जिस तरह वो अपने 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 आइडेंटिटी को प्रिजर्व करके रखे, उसी तरह जिस कल्चर ग्रुप से वो बिलोंग करता है, जो कल्चरल ग्रुप उस इंडिविजुअल के आइडेंटिटी को डिसाइड करती है, उस कल्चरल ग्रुप को भी प्रिजर्व करके रखा जाए। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब उस कल्चरल ग्रुप को राइट्स मिलेगा, लिबर्टी मिलेगा, फ्रीडम मिलेगा। तो ये आर्ग्यूमेंट है नॉन लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म का। ओके, नॉन लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म के अकॉर्डिंग चाहे कल्चर लिबरल हो या नॉन लिबरल हो, ओके, दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बोथ आर वैल्यूबल। लिबरल कल्चर का मतलब है कि जहां इंडिविजुअल के राइट्स और लिबर्टी को फोकस दिया जाता है,
फोकस किया जाता है। नॉन लिबरल कल्चर का मतलब है जहां कम्युनिटी को फोकस किया जाता है, कम्युनिटी के वैल्यू को फोकस किया जाता है, उनके उनके ऊपर एम्फेसिस किया जाता है। ओके, तो क्योंकि नॉन लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म हर तरह के कल्चर को रेस्पेक्ट करने की बात करते हैं, प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, प्रिजर्व करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि चाहे कल्चर लिबरल हो या नॉन लिबरल हो, हर कल्चर को हमें राइट्स प्रोवाइड करना है, लिबर्टी प्रोवाइड करना है। इसलिए नॉन लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म को हम थिक मल्टीकल्चरलिज्म कहते हैं, क्योंकि इनका स्कोप, इनका दायरा बड़ा है, विस्तृत है। लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म सिर्फ सिर्फ लिबरल कल्चर तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन नॉन लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म लिबरल कल्चर, नॉन लिबरल कल्चर, हर किसी को इंक्लूड करने की बात करते हैं। ओके, तो यहां तक बात क्लियर है। लेकिन नॉन लिबरल कल्चर्स में कुछ क्वेश्चनेबल प्रैक्टिसेस भी होती हैं। दैट मींस कुछ ऐसे ट्रेडिशंस, ऐसे नॉर्म्स, ऐसे कस्टम्स होते हैं नॉन लिबरल कल्चर में जो इंडिविजुअल राइट, इंडिविजुअल लिबर्टी को वायोलेट करते हो। ओके, तो ये क्रिटिसिज्म किया जाता है नॉन लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म का कि नॉन लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म तो ये कहता है कि हर कल्चर को प्रमोट किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, लेकिन उन क्वेश्चनेबल प्रैक्टिसेस का क्या जो कि नॉन लिबरल कल्चर्स में मौजूद होते हैं, इनका हम क्या करेंगे? विल्की मिल्का ने जैसे सॉल्यूशन दिया था कि हमें सिर्फ एक कल्चर को एक्सटर्नल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, इंटरनल रिस्ट्रिक्शन नहीं। इसी तरह नॉन लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म में एक थ्योरिस्ट है भीगू पारेख, वो कहते हैं कि अगर कोई क्वेश्चनेबल प्रैक्टिस है, कोई इशू है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है सोसाइटी में, तो जरूरत है एक कन्वर्सेशन, एक डायलॉग की जरूरत है। और ये कन्वर्सेशन, ये डायलॉग किनके बीच होना चाहिए? ये कन्वर्सेशन और डायलॉग मेजॉरिटी कल्चर, माइनॉरिटी कल्चर के बीच होना चाहिए, और ये कन्वर्सेशन, डायलॉग मेजॉरिटी कल्चर, माइनॉरिटी कल्चर के भीतर भी होना चाहिए। किस बात को लेकर? इन क्वेश्चनेबल प्रैक्टिसेस को लेकर, इन इश्यूज को लेकर एक डायलॉग होना चाहिए मेजॉरिटी कल्चर के बीच, माइनॉरिटी कल्चर के बीच। ओके, मेजॉरिटी कल्चर के भीतर, माइनॉरिटी कल्चर के भीतर। और जब ये डायलॉग होगा, जब ये कॉन्वर्सेशन होगा, तो इसका नतीजा होगा एक डिबेट। तो मेजॉरिटी कल्चर, माइनॉरिटी कल्चर के बीच एक डिबेट होगा इन क्वेश्चनेबल प्रैक्टिसेस को लेकर, इन इश्यूज को लेकर, इन कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज को लेकर ये डिबेट होगा। कल्चर के भीतर भी ये डिबेट होगा। ओके, मान लीजिए कि माइनॉरिटी कल्चर का कोई प्रैक्टिस है जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, जो क्वेश्चनेबल प्रैक्टिस है, तो अगर हम कन्वर्सेशन और डायलॉग इनिशिएट करते हैं कल्चर के भीतर, कल्चर के बीच में, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? भीगू पारेख कहते हैं इसका रिजल्ट होगा एक कॉम्प्रोमाइज, एक रिफॉर्म। माइनॉरिटी कल्चर धीरे धीरे इस बात को समझेगा कि वो जिस कल्चरल प्रैक्टिस को डिफेंड कर रहा है वो गलत है, वो कहीं ना कहीं गलत है। ओके, मेजॉरिटी कल्चर के ओपिनियन को, व्यूज को वो लेगा, समझेगा, और ये रिफॉर्म, ये कॉम्प्रोमाइज तभी पॉसिबल है डायलॉग और कन्वर्सेशन को प्रमोट करें। ओके, हम ये इनकरेज करें कि कल्चर्स आपस में मिले, आपस में मिलकर वो एक दूसरे के साथ कन्वर्स करे, डिबेट करे, डायलॉग करे अपने प्रैक्टिसेस को लेकर, अपने क्वेश्चनेबल प्रैक्टिसेस को लेकर। तभी जो रिफॉर्म्स आएंगे समाज में, जो कॉम्प्रोमाइज होगा, वो हर किसी के लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा। तो ये नॉन लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म का आर्गुमेंट्स था। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट